नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम दिनांक 11 नवंबर का जो पेपर है वो हल करने जा रहे हैं। मुझे ये ज्ञात हुआ, कई बच्चों ने मुझे आज सुबह मैसेज किए कि उनके पास में 2 तरीके के पेपर सेंड कर दिए गए थे, लेकिन जब बाद में ज्ञात हुआ तो एक कल वाला पेपर जो था वही पेपर था। तो आज का पेपर सभी बच्चों के पास में भेज दिया गया था और आज हम शाम को 5 बजे, यानी अभी जो आप इसको देख रहे हैं उस समय हम इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। हमने वादा किया था कि जब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक हम रोज़ आपको एक पेपर सॉल्व करवाएंगे। और ये जो घर पे बैठे हुए बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, दिल को बड़ा सुकून मिलता है ये बात सुनकर कि वो बच्चे फ़ोन पर जब मैसेज करते हैं तो सिंपल सी बात बोलते हैं कि सर मज़ा आ गया। तो आप लोग जुड़े रहिए, पेपर देखते रहिए, रोज़ नई चीज़ सीखते रहिए, यही हमारा उद्देश्य है। और हम, भगवान ने चाहा तो हमारे इस उद्देश्य में ज़रूर हम जो है सफल होंगे। चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल सामने आ रहा है कि एक घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई, एक घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। यदि मैं बात करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर घड़ी बना भी देता हूँ और मैं कहता हूँ घंटे की सुई, तो घंटे की सुई यानी थोड़ी छोटी वाली सुई और मिनट की सुई यानी थोड़ी बड़ी वाली सुई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनकी गति का अनुपात क्या रहेगा। गति का अनुपात ये रहेगा कि जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी 12 कड़ियाँ जो है, समय के जो 12 कड़ियाँ दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कड़ियों को जब ये पूरा करती है, यानी जब ये यहाँ से लेकर 60 सेकेंड या इसको और बड़ा मान ले लूँ तो 1 घंटे के अंदर ये समझ लीजिए यहाँ पे 12 बजी है तो 1 घंटे बाद में ये यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगी, लेकिन जब ये यहाँ पर ये सुई 12 बार घूम चुकी होगी तो ये घंटे की सुई जो है ये यहाँ पर आ चुकी होगी। क्लियर। तो यहाँ पर इनके बीच में ये 1 घर चलेगी तो ये यहाँ पर 12 घर चलेगी। तो सिंपल सी बात है कि इनके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में जो अनुपात होगा वो कहीं ना कहीं 1 अनुपात होगा। यानी जब ये बड़ी वाली सुई 12 घर चलेगी तब ये छोटी वाली घंटे की सुई 1 घर चलेगी, तो अनुपात जो होगा वो 1 अनुपात 12 होगा। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं थी सवाल में। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, इस समय एक पिता अपने पुत्र से आयु में दुगना है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर यहाँ पर जो पिता है, बिल्कुल सिंपल देखिए, ये मैं कई उन पर देख रहा था, कई चैनल्स के ऊपर ये सवाल बड़े गलत तरीके से समझाया जा रहा था या लंबा समझाया जा रहा था। एक पिता अपने पुत्र से आयु में दुगना है, ये हमने यहाँ पर दुगना बता दिया। 10 वर्ष पहले, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना। दुगना है, ये दुगना है, ये वर्तमान है हमारा, ध्यान रखना। 10 वर्ष पहले यानी 10 साल पहले की बात कर लेते हैं। पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, यानी अनुपात 4:1 का था। क्लियर। मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना है। बाद वाले अनुपात का ये जो अंतर है कितना है, 2 और 1 का अंतर जो है वो 1 है। वज्र गुणा 2 एकम 2 4 एकम 4, अंतर हुआ 2 का और समय हो गया 10। 2 का 10 से यहाँ पर काट दिया, आपके पास में आया 5। 5 का जब आप 4 से गुणा करोगे तो ये आएगा 20 और यहाँ पे आएगा आपका 5। क्लियर। अब उसने ये जो यहाँ पर अनुपात है 10 साल पहले का है, तो 20 वाला जब यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 30 का और 5 वाला यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 का। क्लियर हुआ। इसने क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिताजी इस समय 30 वर्ष के हैं, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं इसलिए आप देख लेना। एक त्रिभुज के 2 कोणों में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये सब आपको पता है। तीनों कोणों का जो योग है, तीनों कोणों का योग जो है वो होता है आपका यहाँ पर 180 डिग्री। अब आपके पास में एक एंगल 30 है, एक वाला 105 है। अब मैं इसमें कितना जोड़ूं कि ये 180 हो जाए, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 30 और 5 हो जाएगा आपका 135 और उसमें कितना जोड़ूं यानी 180 हो जाए। तो 180 होने के लिए मुझे यहाँ पर 45 जोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि 180 में से 135 आएंगे तो मेरे पास में यहाँ पर 45 बचेगा। क्लियर। तो अगला जो लास्ट एंगल होगा वो ये होगा, परसेंटेज का निशान यहाँ से काट देना सभी में से, यहाँ पर आप डिग्री लगा देना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सवाल सामने आ रहा है, एक तार एक वृत्त के रूप में है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक तार एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। बढ़िया सवाल है, एक बात ध्यान से देखिए। जब हम यहाँ पर किसी वृत्त की बात करते हैं, कुछ ये आकृति बन गई, इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ये वाली जो है ये हमारे पास में r है और संख्या में ये दे रखी है 35। कोई दिक्कत ही नहीं है। 35 भी क्या दे रखी है, 35 भी सेंटीमीटर दे रखी है, कोई डाउट नहीं है। अब इसने बोला कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। यदि मैं तार को मोड़ूं, यानी ये वाली आकृति में कुछ इस टाइप से ये बनाऊं, तो ये आपको यहाँ पर जब मिलेगी जब आपके पास में इसकी परिधि होगी। तो परिधि का जो सूत्र होगा वो तो 2πr होगा। तो सबसे पहले परिधि निकालते हैं। परिधि का सूत्र हो गया 2πr यानी 2 का 2। पाई का मान हो गया आपका 22/7 और r का मान हो गया आपका यहाँ पर 35। कोई डाउट। अब 7 से 35 कट गया आपका 5 बार। 22 का 5 से गुणा हो गया 110 और 2 से गुणा होते ही हो गया 220, यानी परिधि हो गई आपकी 220। कोई दिक्कत। लेकिन ये जो तार है, इस तार को चाहे ये गोल रूप में बना दीजिए चाहे चौकोर रूप में, इसकी लंबाई में तो कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो यदि इसी तार से मैं एक चौकड़ी बना दूं, एक वर्ग बना दूं, तो वर्ग जो है उसकी भी जो परिमाप है वो भी तो 220 सेंटीमीटर ही रहेगा। जब 220 सेंटीमीटर रहेगा तो यहाँ पर ये अगर आपका 220 सेंटीमीटर है तो ये आपका यहाँ पर आकृति कौन सी है, वर्ग की। तो ये हो गई आपकी, इसका परिमाप हो गया आपका 4 गुणे में भुजा। और ये जो 4 गुणे में भुजा है ये कहीं ना कहीं बराबर है 220 सेंटीमीटर की। यदि आपको भुजा निकालनी है तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका 220/4। अब आप आ जाइए, इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 से ये आपका कट जाएगा आपका 5 बार, 2 बचेगा और ये 5 बार, यानी आपकी जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट होगा वो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस से देखिएगा। वृत्त के रूप में है यानी सर्कल के रूप में है। आपको त्रिज्या यानी रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर दे दी गई है। उसकी भुजा, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है यानी स्क्वायर की भुजा आपको ज्ञात करनी है, जिसका जो तार को मोड़कर बनाया गया है। तार को मोड़कर जब बनाया गया है तो यहाँ पर आपने परिधि निकाली वृत्त की जो 2πr होती है। आपके पास में आंसर 220 आया, यानी वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर होगा, यानी ये भी 220 होगा। ये भी जब 220 होगा यहाँ पर वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 4 × में भुजा। भुजा निकालनी है, 4 यहाँ से नीचे जाएगा, आपके पास में भुजा आ जाएगी 55। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा। आर्मी जीडी बढ़िया सवाल है, एक बार फिर से देखकर तैयार कर लेना इस सवाल को। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है और कई बच्चों का मैसेज आया कि सर बाकी सवाल तो हो गए और एक ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मैंने कहा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 का गुणा 1 से और प्लस हुआ 0, तो आ गई अगली संख्या कितनी, 0। फिर वापस से इसकी बात करते हैं। 0 का गुणा 1 से प्लस आप 2 करोगे तो आ गई अगली संख्या आपके पास में कितनी, 2। फिर आप यहाँ पर करोगे 2 का गुणा 1 से प्लस 4। देखना यहाँ पर 0 बढ़ा, 0 यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। तो 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 और 4 बढ़ाओगे तो आएगा आपके पास में यहाँ पर 6। फिर आप अगली संख्या यहाँ पर लोगे, 6 का गुणा 1 से प्लस आप यहाँ पर करोगे 6, तो आपके पास में आ जाएगी संख्या 12। और अगली संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको करना होगा 12 का गुणा 1 से प्लस का 8, क्योंकि यहाँ पर 0, 2, 4, 6
यहाँ पर 8 बढ़ेगा तो 12 का गुणा 1 से होगा 12 प्लस 8 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा कितना, 20। क्लियर हो गया दोस्तों, यानी आपका आंसर सी जो है वो राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल बहुत आसान है। x का गुणा जब हम 30 से कर रहे हैं और बटे में 100 कर रहे हैं तो बराबर में 90 आना चाहिए, ये सवाल बोल रहा हमसे। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इनका वज्र गुणा कर दें तो इस बात को समझना। तो x का गुणा जब हम 30 से कर रहे हैं बराबर ये 90 और ये 100 हमारा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं है। अब 30 से ये आपका कितनी बार कट गया, 3 बार, और x बराबर हो गया आपका 3 का 100 से गुणा कितना आ गया आपका 300। क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो आपका सी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अगला, बोर्ड मास का नियम काम करेगा। सवाल देखते ही समझ में आ रहा है, सरलीकरण का सवाल है। बोर्ड मास का नियम काम करेगा। बोर्ड मास का नियम क्या बताया हुआ है आपको? का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ो, ऋण को 2 घटाए। बताया हुआ है ना, ये उसी पे काम करना है। तो यानी 14 भाग में आपका 2, का लिखा हुआ है आपका 7, प्लस लिखा हुआ है आपका 5, और इसका मान क्या होगा? अधिकतर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, उसको आप ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर का हल होगा, क्योंकि यहाँ पर डी से पहले ओ, ऑफ, का, ये सबसे पहले होता है। तो ये हो जाएगा आपका 14 भाग में 2 गुणा 7, 14 प्लस 5। अब भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और प्लस का 5, यानी उत्तर आएगा 6, जो अधिकतर लोगों के गलत होता है। लेकिन आप देख लेना, सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। फिर अगला सवाल आता है, यही भी सवाल करते हैं। 4 एकम 4 और एक 5 बटे में 4। ठीक है साहब, ये लो 5 बटे में 4, गुणे में हो गया आपका 64 बटे में 125, और गुणे में हो गया 144, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, नीचे 100 लगा दिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर इसको काट लेते हैं। तो 4 से जब ये कट गया तो ये गया आपका 16 बार, 5 से ये कट गया आपका हो गया ये 25 बार। इसके बाद में रूट काट देते हैं। 16 का हो गया 4, ये हो गया नीचे 5, 144 का हो गया आपका 12, और 100 का हो गया आपका 10। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी आपको कुछ लग रहा है तो आप कर सकते हैं। बाकी 12 चौका 48 हो गया आपका यहाँ पर, और 5 का 10 से गुना हो गया 50। अगर मैं 2 से काट भी दूं तो 2 से ये 24 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा, यानी आंसर आपका आएगा 24 बटे में 25, जो आपकी राइट आंसर होना चाहिए। अब आता है घनमूल का सवाल। फिर घनमूल के सवाल पर चलते हैं। तो आ गया 64 गुने में 729 और इसका घन। कोई बात नहीं, घनमूल कर दीजिए। 64 किसका होता है? 4 का। 729 किसका होता है? 9 का। आंसर कितना आया? 36। चलो भैया बढ़ो आगे। ठीक है, उतार लो इसको भी एक बार, रोक दी मैंने स्क्रीन। अगला सवाल आता है कि गोपाल ने कृष्ण से रुपए 8000 साधारण ब्याज पर उधार लिए। ठीक है, यानी ये पता चल चुका है कि हमारा जो मूलधन है वो 8000 रुपये है, तथा 3 वर्ष के बाद यानी ये भी पता चल चुका है कि जो समय है वो हमारा 3 वर्ष है। कोई दिक्कत के बाद उसे मूलधन से 1440 रुपये अधिक का भुगतान किया, यानी ब्याज के रूप में जो रकम दी गई वो 1440 रुपये दी गई। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दर क्या है? वार्षिक दर, यानी दर का सूत्र हमें लगाना होगा। बताया हुआ है दर का सूत्र, आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। दर का सूत्र होता है ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इनटू में समय। कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज कितना है? 1440 इनटू में आपका 100 बटे में हो जाएगा आपका 8000, और यहाँ पर समय हो जाएगा आपका 3। अगर मैं बात कहूँ तो 1 0 से 1 0 तो आपका कट गया। इस 2 0 से आपके ये 2 0 यहाँ पर कट गए। फिर आपका आता है 2 से, तो 2 से ये गया आपका 4 बार, ये 7 बार, ये 2 बार।
फिर 3 से कट जाएगा ये 24 बार, और 4 से ये 24 कट जाएगा आपका 6 बार। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा राइट वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? फिर चलते हैं अगले सवाल पर, एक बार देख लीजिएगा इसको। 1045 का मान 1 होता है, सारणी में बताया हुआ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। फिर अगला सवाल, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, एक हो गई ए, एक हो गई बी, एक हो गई सी, एक हो गई डी, इनका औसत 24 है, ये रहा 24। पहली संख्या 23, फिर 22, फिर 23, 21, फिर यहाँ पर 25 और फिर ये 27। तो बी व डी का गुणनफल क्या है? तो बी है आपका 23 और डी है आपका 27। गुणनफल 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 का 6, 1। बिल्कुल ये लिख दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 6 और 6 12, 1 6, 621। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। एक बार उतार लो इसको भी। चलिए अब स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। अगला सवाल आता है हमारा घातांक से। ये लिखा हुआ है 2 की घात 15 बराबर में 2 की घात 3 और संपूर्ण घात लिखा हुआ x, और बोला है x का मान ज्ञात करो। यानी मुझसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिखूं कि यहाँ पर 15 हो जाए और दोनों मान आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, इसको अपनी जगह पड़ा रहने दो। बात करते हैं इसकी। मुझे ये पता है कि a की घात m की संपूर्ण घात n, यदि हम ये करते हैं तो ब्रैकेट खुलने पर ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। मैं 3 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करूं कि 15 आ जाए? तो मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 की घात 3 की घात 5। जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा 2 की घात 3 गुणे में 5, यानी आंसर हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 2 की घात 15 और ये भी हो जाएगा 2 की घात 15। यानी मुझे यहाँ पर रखनी कौन सी संख्या है? 5। तो ये आपका x हो जाएगा, यानी सी आपका ऑप्शन राइट होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, देख लेना। हटाऊं स्क्रीन को। अगला सवाल ये, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 45 मिनट एक दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट। 15 से गया आपका 3 बार, 15 से गया आपका 4 बार, 3 बटे में 24 इंटू में 4। 3 से ये 24 गया आपका 8 बार, यानी 1 बटे में 32। ये आपका राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट। मिनट में व्यक्त करने की बात है, घंटे में व्यक्त करने की बात नहीं है। 45 मिनट को एक दिन के कितने घंटे? तो एक दिन में 24 घंटे और मिनट कितने? 60। ये बदलना था आपको। क्लियर? कोई डाउट? स्क्रीन आपके सामने है, नोट कर लेना सवाल को। अगला, जिस प्रकार का अंतर संबंध युग्म लाल एवं रंग में है। लाल क्या है? लाल एक रंग है, बस। उसी प्रकार का अंतर संबंध निम्न में से किस युग्म शब्द में है? सिगरेट में धुआं नहीं होता है, सिगरेट से धुआं होता है। दूध में मलाई, चाय एवं दूध नहीं। जल, दूध में मलाई नहीं, दूध को गर्म करने से मलाई आएगी। जल क्या है? जल एक द्रव है। तो ये जो है डी ऑप्शन, जिस प्रकार का लाल और रंग में अंतर संबंध है उसी प्रकार का अंतर संबंध जल एवं द्रव में है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर राइट हो रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। यदि पक्षी के लिए घोंसला है तो मनुष्य के लिए क्या है? तो मनुष्य तो अपने घर में रहेगा, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। अब जो सवाल सामने आ रहा है वो है रक्त संबंध का, फेवरेट टॉपिक है। सवाल को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल हमसे क्या जानना चाहता है। या हम पढ़ते नहीं हैं, हम जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो P M की बहन है, P M की बहन है, ठीक है। N Q का भाई है, N Q का
भाई है, जे आर का भाई है, जे आर का भाई है, ठीक है। क्यू एम और एन की बहन है। अच्छा, क्यू जो है वो एम और एन की बहन है तो ये बहन हो गई। एन इसका भाई था, एन इसका भाई हो गया, यानी ये डायग्राम कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर पी से कैसे संबंधित है? अरे ये क्या पूछ लिया, आर पी से कैसे संबंधित है? अभी तक आर और यहाँ का आपस में कोई भी संबंध हमें नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी आंकड़े अधूरे हैं, यानी अभी कुछ बताना यहाँ पर बाकी था जो बताया ही नहीं गया, तो आंकड़े बिल्कुल अधूरे हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला, विजातीय छांटिए, यहाँ पर कई बार लिखा हुआ आता है बेमेल छांटिए, कई बार लिखा हुआ आता है विषम छांटिए, ठीक है। अब आकाश तारे, चांद और ग्रह, स्टेडियम, खिलाड़ी, विश्वविद्यालय और विद्यार्थी। तो यहां पर आकाश में तारे, स्टेडियम में खिलाड़ी, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी, जबकि चांद में ग्रह नहीं होता है, ग्रहों के बीच में चांद वहां पर। तो बी ऑप्शन जो है वो यहां पर थोड़ा सा मुझे अलग दिख रहा है, तो बी ऑप्शन को आप राइट कीजिए। अब आता है लास्ट सवाल आज का मैथ और रीजनिंग के पेपर का। शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक। तो सबसे पहले घर में शिशु पैदा होता है, तो 1 नंबर का शिशु, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए, कहीं गलती तो नहीं हो रही है? ठीक है, 1 नंबर का शिशु, वहां से बना वो 5 नंबर का बालक, बिल्कुल ठीक है। फिर 4 नंबर का किशोर, ये भी ठीक है। फिर 3 नंबर का प्रौढ़, ये भी ठीक है। और फिर 2 नंबर का वृद्ध, यानी ये भी राइट है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? आज कई बच्चों ने आंसर भेजे, किसी ने कहा कि सर 50 में से 49 राइट हैं, किसी बच्चे के अपने 48 नंबर हो रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट वाले बच्चे के 47 नंबर आ रहे हैं, किसी के 46 राइट हो रहे हैं। मतलब नंबर जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यानी सवालों की संख्या के नंबर बोल रहा हूँ, वो राइट हो रहे हैं। तो कोई 45 पे आ रहा है। बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो 40 से नीचे थे। उन सभी बच्चों को एक बार फिर से बधाई कि वो लोग कक्षा से दूर होते हुए भी घर पे बैठ के भी रोज़ का पेपर जो जा रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं और इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। 3-4 बच्चों ने 50 में से 50 की भी बात बताई थी। अगर ऐसा है तो मैं उनको कहूँगा कि वो अपना स्क्रीनशॉट भेज के या जहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको भेज के एक बार मुझे बताएं। अगर ऐसा है तो वास्तव में आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और मालिक ने चाहा तो आपको आपकी मेहनत का नतीजा भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप लगातार यहाँ से जुड़े रहिए और आपको आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल और भी नए तरीके के सवाल जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे लगातार देता रहूँगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी मित्रगण हैं जो घर पे अभी हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी जोधपुर नहीं आए या जो जहाँ पे भी वो पढ़ रहे हैं, पूरे भारत में किसी भी एकेडमी में पढ़ रहे थे, क्योंकि परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो गई थी तो उन परीक्षाओं के हिसाब से वो अभी घर पे ही हैं, आगे की तैयारी के लिए घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी दोस्तों को, उन सभी आपके भाइयों को भी आप अपने ये जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं इनके बारे में बताइए और उनको ये भी कहिए कि वो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आए तो बेल आइकन पे उनको पता चल जाए और वो भी आपके साथ में जो तैयारी है उसको भी पूरी कर सके। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, आज का ये मैथ और रीजनिंग का पेपर यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल फिर एक नए पेपर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक विद्युत जनित्र निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या पेल्टियर प्रभाव या सीबेक प्रभाव। तो जो विद्युत जनित्र है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? विद्युत जनित्र है, और विद्युत जनित्र आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में एसी, जिसे बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट, और मुख्य विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसी की जो विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये पूछा हुआ है। तो 50 साइकिल प्रति हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है प्रति सेकंड।
ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है और गोली आगे जाती है, क्या पूछा हुआ है? बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है, ठीक है, और गोली आगे बढ़ती है, और इसका कारण क्या है ये पूछा गया है। तो उसमें आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब गोली आगे गई और बंदूक है वो किस साइड में जाएगी? पीछे की ओर जाएगी, कंधे पे के ऊपर जोर लगेगा, तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष निवारण में किस का उपयोग किया जाता है? दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाए, दूर दृष्टि दोष हो जाए, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष हो जाए, तो उसमें उसके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेंस का प्रयोग किया जाता है कि दर्पण का या प्रिज्म का? तो हमने देखा होगा कि निकट दृष्टि दोष के जैसे लिए बोलते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उन सभी दृष्टि दोषों में अपने लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेंस का प्रयोग किया जाता है, दर्पण का नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा, निकेल तथा क्रोमियम, उन तीनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? लोहा, निकल, लोहा के बोल सकते हो Fe, निकल को Ni और क्रोमियम को Cr, ठीक है। और इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपके स्टेनलेस स्टील। क्या कहलाएगा? स्टेनलेस स्टील में 3 का मिश्रण होता है, फेरस, निकल और क्रोमियम, ठीक है। फेरस मतलब लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाली धातु का नाम पूछा है, कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। तो आपके जो आर्सेनिक है वो आपके पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाली धातु होती है। अगला क्वेश्चन, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? मतलब धातु के बहुत ही महीन पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसको अपन तार को तान सकते हैं, तो तन्यता का ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बोले कि सर्वाधिक तन्यता किस में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा आपके सोना, और सोने का अगर प्रतीक बोले तो Au, और अगर बात करेगी चांदी तो चांदी का प्रतीक हो जाएगा आपके Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन देता है अम्ल, ठीक है। प्रोटॉन क्या देता है? प्रोटॉन देता है अम्ल, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और प्रोटॉन ग्राही की बात करें तो वो हो जाएगा आपके सार है, वो प्रोटॉन ग्राही होता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम को बोल दिया अपन ने Ca, और इसकी जो संयोजकता होती है +2 होती है, क्लोराइड का Cl हो गया। ये 2 वाले हैं, वो 2 इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2। इसमें CaCl2 वाला आपके ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और गोबर गैस में आपके मीथेन है वो मुख्यतः गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी की अगर बात करें तो पूरा नाम हो जाएगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो जाएगा। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड का अगर मैं लास्ट नाम देखूं तो वाइनिल क्लोराइड, तो ये पीवीसी आपके वाइनिल क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, सीधा होता है, या फिर उल्टा और सीधा दोनों होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का मतलब हो गया फल या फिर जिसे बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पौधों में लेके जाना। तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का जो परिवहन होता है, किसका परिवर्तन? भोजन का परिवर्तन होगा। देखो, पानी का परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ इसमें रोशनी का परिवहन ये भी नहीं होगा, ये सोडियम का परिवहन ये भी नहीं होगा। तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में जो भोजन का परिवहन होगा यही कार्य किसका होता है? फ्लोएम का होता है। और अगर बात करें जाइलम का, तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में अगर बात करें तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितना हो जाएगा? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन, HCl के जलीय विलयन का pH कितना होता है? HCl अगर बात करें तो HCl का पूरा नाम हो जाएगा आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे देखो पीछे वर्ड क्या आया है? अम्ल आया है। और अम्ल की जो आप pH मान देखेंगे तो 0 और 7 के कितना बीच में होता है अम्ल, और 7 और 14 के बीच में होता है आपके सार। तो यहाँ पे ये अम्ल है HCl, और HCl अम्ल है तो उसका pH मान 0 से 7 के बीच में होगा, और 0 से 7 के बीच का आपके डी ऑप्शन ए की दे रखा है 2 हो जाएगा। HCl का pH मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे साथियों, गरुड़ ऑनलाइन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है।
मैं कला सर और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जीके का पेपर सॉल्यूशन। ये रहा अपना पहला सवाल। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति को यहाँ हम लोग चुनते हैं चुनाव के द्वारा, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार समस्त देशवासियों को मिलते हैं। ऑप्शन ए राइट है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ किन के द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वो थी ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली। अगला सवाल देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था, तो वो था पुरोहित। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है पूछा मैंने आपसे, तो मेघदूत कालिदास की है, कुमार संभव कालिदास की है, रघुवंश कालिदास का है, लेकिन ये कादम्बरी ये कालिदास की नहीं है, और ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल। चोल राजवंश की स्थापना किसने की, तो चोल राजवंश की स्थापना ऑप्शन ए विजयालय ने की। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार यानी बर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, तो ये करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम भी करता है और मणिपुर भी करता है, लेकिन त्रिपुरा नहीं करता। ये करता है बांग्लादेश के साथ में, तो अपना यहाँ राइट आंसर होगा वो सी त्रिपुरा। ये मैंने नहीं पूछा आपसे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती, तो यूपी की बॉर्डर लगती है बिहार को, सही है। पश्चिम बंगाल की भी बॉर्डर लगती है बिहार को, सही बात है। और झारखंड भी बिहार के साथ में बॉर्डर बनाता है, लेकिन एमपी ये नहीं बनाता, और ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला या श्रेणियां हैं, तो अपने सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट होगा बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और फिर है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो माना और नीति दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। मैंने आपसे नहीं ये पूछा है। वामडीला दर्रा ये भी सही है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। जलपला दर्रा सिक्किम के अंदर ये भी सही है, लेकिन ये शिवकिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये सिक्किम में स्थित है, और यही सम्मिलित नहीं है, और ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है, तो यहाँ होगा इसका राइट आंसर वो ए, जावादी पहाड़ियाँ। ये भारत की सबसे दक्षिण तक पहाड़ियाँ की श्रृंखला है, जावादी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट सवाल। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है, तो ये बहती है इस तरह से समुद्र की ओर। ऑप्शन बी राइट आंसर। और अपना लास्ट सवाल। भारत में शरतकालीन वर्षा की क्षेत्र है, यानी सर्दियों में बरसात के क्षेत्र है, तो वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु और कर्नाटक में सर्दियों में ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। तो साथियों, यह था मेरे द्वारा जीके पेपर सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।